नमस्कार साथियों, कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर नोट्स कैसे बनाएं, इसके तरीका बताओ नोट्स बनाने का। हमें नोट्स बनाना नहीं आता, तो उसी तरीके पे काम करके मैं आपको एक धारा का नोट्स बनाता हूं। जो धारा मैंने आपको पहले रेफर कर दी कि इस धारा को पढ़कर फिर ही ये क्लास अटेंड करें। तो नोट्स बनाने की कला देखते हैं। मैंने धारा 24A आपको रेफर की है कि 24A के नोट्स बनाने हैं। 24A की हेडिंग क्या है, ये मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स है, प्री के अकॉर्डिंग नहीं है। प्री के मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा प्री के नोट्स कैसे बनते हैं, ये मेंस के अकॉर्डिंग है। तो उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों इत्यादि, उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों इत्यादि में अधिसूचित आयुधों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे का प्रतिषेध। ये हमारी हेडिंग थी धारा 24 की कि जो उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है वहां पर अधिसूचित आयुध को रखने के कब्जे का प्रतिषेध करेगी केंद्र सरकार। नोट्स बनाना शुरू करते हैं कि क्या क्या। सब सेक्शन एक बात करता है कि केंद्र सरकार का समाधान हो जाने पर, मैं अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि केंद्र सरकार का समाधान हो जाने पर कि किसी क्षेत्र में लोक शांति या प्रशांति शुद्ध होने की व्यापक रूप से, ठीक है, इसेंशियल जो जो शब्द होंगे वो मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे शब्द को कवर करूंगा, लैंग्वेज को छोटी कर दूंगा। व्यापक रूप से शुद्ध हैं या शुद्ध होने का आसन्न संकट है, शुद्ध होने का आसन्न संकट है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या क्या करेगी कि अधिसूचना द्वारा, तो जो इसेंशियल पार्ट था कि केंद्र सरकार का समाधान होना चाहिए कि कोई क्षेत्र है जिसमें लोक शांति प्रशांति विशुद्ध होने की विशुद्ध है, या तो वहां पर डिस्टर्बेंस चल रहा है या डिस्टर्बेंस चलने का नियर बाय आपको डेंजरस फील हो रहा है, एडेंजर फील हो रहा है कि यहाँ पर संकट आ सकता है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। तो ये जो आपका 5-6 लाइनों का पेरा था मैंने 2 लाइनों में समेट दिया कि केंद्र सरकार का समाधान होने पर कि किसी क्षेत्र में लोक शांति या प्रशांति व्यापक रूप से शुद्ध है या शुद्ध होने की संभावना है, तो वहां पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या क्या कर सकेगी। पॉइंट 1 में मैं एक शब्द यूज करूंगा, विशुद्ध क्षेत्र की परिसीमाएं निर्धारित कर सकेगी। आप उसमें देख रहे होंगे ऐसे क्षेत्र लिखा हुआ, तो वो क्षेत्र कौन सा है जिसमें विशुद्ध होने की संभावना है, तो मैंने ऐसे क्षेत्र की जगह एक अच्छा शब्द उठा लिया कि विशुद्ध क्षेत्र की परिसीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी। और कुछ बच्चों को लगता है विनिर्दिष्ट नहीं बोला जाएगा, तो आप आदत डाल लो, मैं यहां पर तो विनिर्दिष्ट की जगह ऑप्शन में कर दूंगा निश्चित कर सकेगी। पर आगे जहां पर विनिर्दिष्ट शब्द आएगा तो आपको उसके साथ डील करनी पड़ेगी, और जिस क्षेत्र के लिए परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी उसको आगे से हम अधिसूचित क्षेत्र बोलेंगे। इसलिए यही कोष्ठक में लिख दो कि यह क्षेत्र कौन सा है, अधिसूचित क्षेत्र। जिन हथियारों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगी उनको अधिसूचित हथियार बोलेंगे, और जिस अवधि के लिए आगे चलकर बार बार बात करेगा कि उस अवधि में वो हथियार नहीं रखेंगे तो उस अवधि को लिए हम अधिसूचित अवधि भी बोल सकते हैं। तो कुछ शब्दों को शॉर्ट में फीड कर लो ताकि आपके नोट्स शॉर्ट में हो जाए, और जब आप आंसर राइटिंग करो तो उन्हीं शब्दों को यूज करते जाओ ताकि अगले एग्जामिनर को भी क्लियर रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अधिसूचना में जो सेकंड पेरा बी पॉइंट की बात करता है, ख वाला पेरा है बी पॉइंट की, ये ए पॉइंट था और बी की,
तो बी वाला पॉइंट काफी बड़ा है, वो बताएगा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि, विनिर्दिष्ट कालावधि क्या होगी कि अधिसूचना के प्रकाशन से चौथे दिन पूर्व की न होने वाली ऐसी कालावधि के प्रारंभ होने पर अधिसूचित क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र जिसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसको इसके पश्चात अधिसूचित क्षेत्र बोला जाएगा, उसके संबंध में ऐसे विवरण के आयुध जिनको इसके पश्चात अधिसूचित आयुध बोला जाएगा, वहां कोई व्यक्ति अगर ऐसे अधिसूचित आयुध रखता है तो उसको निक्षिप्त करने होंगे धारा 21 के प्रोविजन के अनुसार। और इस अधिनियम में या आर्म्स एक्ट में या कोई अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी वहां पर उस व्यक्ति के लिए अधिसूचित आयुध का कब्जा रखना विधिपूर्ण नहीं होगा। ये 6-7 लाइनों का एक बड़ा सा पेरा इन्होंने बी में बनाया है। इसको बहुत छोटे शब्दों में सीमित करता हूं मैं, आप देखना कि नोट्स बनाने में क्या टेक्निक्स आपको यूज करनी चाहिए। अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि, एक शब्द यूज किया मैंने, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि। पर इस कालावधि में एक पेरा डाल दिया इसने कि 4 दिन बाद से ही प्रारंभ होगी, 4 दिन पूर्व से नहीं हो सकती। तो यहां एक कोष्टक में लिख देंगे अधिसूचना के प्रकाशन से, अधिसूचना के प्रकाशन से 4 दिन, अधिसूचना के प्रकाशन से 4 दिन पश्चात से प्रारंभ होगी। ये हमने लिख दिया कि जो अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि वो अधिसूचना के प्रकाशन से, जिस तारीख को अधिसूचना प्रकाशन होगी उससे 4 दिन पश्चात की किसी अवधि से प्रारंभ होगी। ये भी लिख सकते हो, बहुत 4 दिन मिनिमम रहने चाहिए। 4 दिन पश्चात की लिख दो, पश्चात की किसी अवधि से प्रारंभ होगी। तो यहाँ किसी अवधि भी लिख देना यहाँ पर कि किसी अवधि से। चलो मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे कि हमें स्पष्ट रूप से ये लिख देते हैं 4 दिन पश्चात की किसी अवधि से प्रारंभ होगी। तो यहां पर क्लियर हो गया कि जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि है उसका प्रारंभ 4 दिन पश्चात से होना चाहिए अधिसूचना के प्रकाशन से। अब ये कोष्टक वाली बात तो विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए। अब मूल चीज पे आता हूं कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विवरण के आयुध, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विवरण के आयुध अब इनको आगे से हम क्या कहेंगे, अधिसूचित आयुध। अधिसूचित आयुध बोलेंगे, नोटिफाइड आर्म्स पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति धारा 21 के अनुसार निक्षिप्त करेगा और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अधिसूचना की तारीख से अधिसूचित हथियार पर कब्जा विधिपूर्ण न रह गया समझा जाएगा, या अधिसूचना की तारीख से कब्जा विधिपूर्ण न रह गया समझा जाएगा। कब्जा विधिपूर्ण न रह गया समझा जाएगा।
दूसरा तरीका भी था इस बात को लिखने का कि अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि जो अधिसूचना के प्रकाशन से 4 दिन पश्चात से प्रारंभ होगी से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिसूचित आयुध पर कब्जा रखना विधिपूर्ण नहीं होने के कारण उस व्यक्ति को अधिसूचित आयुध को धारा 21 के अनुसार निक्षिप्त करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात में शामिल हो जाती कि या तो आप इस बात को उसी में शामिल कर लो कि विधिपूर्ण नहीं रह गया, तो इस चीज को आप जो मैंने यहां पर मेंशन की है इस चीज को यहां भी मैं मेंशन कर सकता था कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचना में विधित विवरण के आयुध इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए कब्जा विधिपूर्ण नहीं रहने के कारण धारा 21 के अनुसार निक्षिप्त करने होंगे, ये अधिसूचना में बता देगा। दोनों ही तरीके से इसको लिखा जा सकता था। तीसरा पॉइंट क्या बात करता था, तीसरे पॉइंट बात करता है सिंपल कि अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित आयुध के कब्जे में रखना विधिपूर्ण नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट में लिख दो आप, अधिसूचना के प्रकाशन से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित आयुध को कब्जे में रखना विधिपूर्ण नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? किसी व्यक्ति के लिए, यहां लग दो किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी व्यक्ति के लिए अधिसूचना के प्रकाशन से या अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित आयुध को कब्जे में रखना विधिपूर्ण नहीं होगा। सिंपल बात कि जो टाइम पीरियड अधिसूचना में है उस दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित आयुध कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकेगा। 3 चीजें मेंशन होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित आयुध कब्जे में नहीं रखेगा, उसके लिए ऐसा करना विधिपूर्ण नहीं होगा। फिर बात करते हैं डी वाला पोर्शन क्या कहता है कि इसका सब क्लॉज डी क्या बात करता है। डी बात करता है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि में, कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी की बात कर रहा है तो डायरेक्ट लिख दो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ अधिकारी, तो जो भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी, को प्राधिकृत कर सकेगी कि, तो यहां एक शब्द और लिख दो कि अधिसूचना फिर अधिसूचना के बाद कोमा लगा दिया, अधिसूचना में निर्दिष्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी, है ना। अधीनस्थ के बाद अधिकारी लिखना भूल गया, अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी। क्या प्राधिकृत करेगी? पहला तलाशी के लिए पावर देती है और दूसरा कहती है तलाशी में जो भी हथियार पाए जाए उनको अभिग्रहण, उनको सीज कर लो और सीज करने के साथ निरोध कर दो। तो अभिग्रहण और निरोध करने की पावर देती है। इसको शॉर्ट में लिख लो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान, क्या लिखेंगे? अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र से होकर गुजर रहे
एक साथ ही ले लो सभी लोगों को, ताकि अभी अलग अलग मेंशन नहीं करना पड़ेगा। गुजर रहे व्यक्ति, या व्यक्ति के अलावा कौन कौन है, परिसर। अब आप कहोगे परिसर गुजरता है, तो मैंने यहां में और गुजर रहे दोनों को शामिल कर लिया। तो परिसर के लिए हमें शब्द अलग कैसे, इसको पॉइंट बनाकर डिटेल्स में लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे। अधिसूचित क्षेत्र में परिसर आ जाएगा यहाँ पर। और अगर कोई गुजर रहा है पशु, तो अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाला पशु या अधिसूचित क्षेत्र से गुजर रहा पशु। तो अधिसूचित क्षेत्र में या अधिसूचित क्षेत्र से गुजर रहे व्यक्ति या परिसर, या और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, पशु या नौका या यान या परिवहन के अन्य साधन, या किसी प्रकार का आवरक गठरी का आवरक या गठरी की तलाशी लेने को तलाशी लेने को या तो यहां पर ऐसे कर दो या यही शब्द वापस कर दो कि प्राधिकृत कर सकेगी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते हो तो भी वही अर्थ निकलता है, पर आपको याद करने में असुविधा ना हो इसलिए डायरेक्ट लिख दो कि प्राधिकृत कर सकेगी। अब बात क्या आ गई, घूम फिर कर वही आ गई कि अधिसूचना में जो विनिर्दिष्ट केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारी है, उनको अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान अधिसूचित क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति, परिसर, पशु, नौका, यान, परिवहन के अन्य साधन, किसी प्रकार की आवरक गठरी की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। और सेकंड बात में क्या कर देंगे, ऐसी तलाशी या उपधारा 1 के अधीन तलाशी, या फिर डायरेक्ट लिख लो किसी व्यक्ति की, या उपधारा 1, या उपधारा 1 की जगह लिख दो उपरोक्त तलाशी। उपरोक्त तलाशी मतलब इस वाली तलाशी में, उपरोक्त तलाशी में पाए गए अधिसूचित आयुधों को अभिग्रहित और निरोध करने को, और उन्हें निरोध में रखने को प्राधिकृत कर सकेगी, और उन्हें निरोध में रखने को प्राधिकृत कर सकेगी। ये ABCD 4 पॉइंट के अंदर अधिसूचना में मेंशन किया जाएगा। पहली बात, विशुद्ध क्षेत्र को की सीमाएं परिनिर्धारित कर सकेगी, या विशुद्ध क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी, या विशुद्ध क्षेत्र की सीमाएं निश्चित कर सकेगी। तीनों शब्द बढ़िया है विधि की दृष्टि से। सेकंड, अधिसूचना के प्रकार, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि जो अधिसूचना के प्रकाशन से 4 दिन पश्चात से प्रारंभ होगी, उससे अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विवरण के आयुध, जिनको अधिसूचित आयुध कहेंगे, उनको रखना विधिपूर्ण नहीं होने के कारण धारा 21 के प्रोविजन के अनुसार निक्षिप्त किया जाएगा। थर्ड बात करेगी कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित आयुधों को अधिसूचित अवधि के दौरान रखने को विधिपूर्ण न रह गया समझा जाएगा। फोर्थ पॉइंट बात करेगा कि अधिसूचना में केंद्र सरकार राज्य सरकार अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत कर देगी कि अधिसूचित क्षेत्र से गुजर रहे या अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले या वहां से गुजर रहे किसी भी व्यक्ति, परिसर, पशु, नौका, यान, परिवहन के अन्य साधन या किसी प्रकार के आवरक या गठरी की तलाशी लेने को प्राधिकृत कर सकेगी। साथ में किसी व्यक्ति को जिसकी तलाशी पहले ली जाती है या उपरोक्त धारा के अंदर तक तलाशी ली जाती है, वह अधिसूचित आयुधों को अभिग्रहित और उन्हें निरोध करने को प्राधिकृत कर सकेगी। ये उपधारा 1 में था। उपधारा 2 में सीधी सी बात कर रही है कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथम बार में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि
प्रथम बार में 90 दिन से अधिक की नहीं होगी, 90 दिन से अधिक की नहीं होगी। किंतु केंद्र सरकार की राय है कि ऐसे क्षेत्र में उपधारा 1 का संकट, अब हमने ये उपधारा 1 के लिखने का मतलब है कि वो सब नहीं लिखना पड़ेगा, किसी क्षेत्र की लोक शांति या प्रशांति विशुद्ध होने की संभावना, विशुद्ध होने का आसन संकट है। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया कि एक बार में अवधि 90 दिन होगी, पर केंद्र सरकार की राय है कि किसी क्षेत्र में उपधारा 1 का, ठीक है, उपधारा 1 का संकट निरंतर रहता है, कि वो कंटिन्यू चल रहा है, संकट निरंतर रहता है तो क्या कर सकती है, निरंतर रहता है तो ऐसी अवधि को संशोधित कर सकेगी। तो ऐसी अवधि को संशोधित कर सकेगी, जो 90 दिन की अवधि है उसको संशोधित कर सकेगी। या संशोधित करके, ऐसी अवधि को संशोधित करके किसी एक समय में 90 दिन से अनधिक, संशोधित करके किसी एक समय में 90 दिन से अनधिक अवधि के लिए अवधि तक विस्तार कर सकेगी। अब पढ़ना इसको देखो, यहां से अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि प्रथम बार में 90 दिन से अधिक की नहीं होगी, पर केंद्र सरकार की राय है कि उपधारा 1 का संकट निरंतर रहता है, तो ऐसी अवधि को संशोधित करके किसी एक समय में 90 दिन से अनधिक अवधि तक विस्तार कर सकेगी। तो ये पूरा पेरा एक बन गया। लाइन में शब्दों की तारतम्यता भी बनी हुई है, नोट्स में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, शब्द टूटने नहीं चाहिए। अब छोटी सी बात और है यहाँ, किसमें, उपधारा 3 में, कि तलाशी और अभिग्रहण दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार होगा। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए, या इस धारा में पहला पैरा क्या कहता है, आयुध के अंतर्गत गोला बारूद भी सम्मिलित है। और दूसरा कि अधिसूचना की अवधि, जहां जहां यह शब्द आएगा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट कालावधि या अधिसूचना की अवधि, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, इसमें यह शब्द देख लेना क्योंकि थोड़ा सा एरर आ रहा है टेक्निकली, कि अधिसूचना में कि अवधि शब्द के प्रति बधाई हुई अवधि का निर्देश लिया जाएगा, या अधिसूचना की अवधि के प्रति शब्द से बढ़ाई हुई कालावधि के प्रति निर्देश लिया जाएगा। ऐसा और कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 3 पेज में तो आपने नोट्स बनाए, इतने में ये, आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाओगे और जो मैंने लिखा है उसको उतारोगे, तो जितने आपके नोट्स के अंदर, जितने आपके बैरेक्ट के अंदर जितनी बड़ी धारा है, उसकी आपको आधी धारा मिलेगी और एक भी इसेंशियल पार्ट गायब नहीं होगा। अगर आप एज इट इज इसको आंसर कॉपी में लिख के आते हो तो 3 में से आपको 2.5 नंबर बिल्कुल दे देगा। शब्दों का चयन अच्छा है हमारा, सभी
उस धारा के जो भी मटेरियल पार्ट्स है जिनको हमने एक भी शब्द को नहीं छोड़ना, हमने व्यापक रूप से शब्द भी नहीं छोड़ा, तो हर शब्द को शॉर्ट में चेंजिंग किया है हर उपधारा को, पर हमने कोई भी इसेंशियल पार्ट उसका नहीं छोड़ा है। तो ये एक बहुत अच्छा मानक नोट्स हो जाएंगे आपके। और हाँ, नोट्स आपको ऐसा लग रहा है कि एक धारा के बना के बता दिए इससे आप सीख जाओगे, नोट्स धीरे धीरे अच्छा बनाना सीखोगे। अभी मैं 2-3 धाराओं की और बना के बता दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे इंप्रूव करते रहोगे। ये एक दिन में सीखने वाली कला नहीं है। तो आप देख लेना, आपको अच्छी तरह से क्लियरली नोट्स बनाना आने में अभी महीना भर लग जाएगा। मैं 4-5 नोट्स बनाने के वीडियो और अपलोड करूंगा। जो भी आपको लगता है कि ये कठिन धारा है, मुझे रेफर कर देना, किसके नोट्स बना के बता दूं, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।